अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेगा? नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चुनावी रण जुबानी जंग। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं के दौरे का सिलसिला भी लगातार जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा पर तंज कसते हुए बोला कि अमित शाह को चुनाव में प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। कर्नाटक के चुनाव में भाजपा बजरंगबली का नाम लेकर वोट डालने की राजनीति कर रहे थे, लेकिन बजरंगबली ने बीजेपी को लात मारी। भगवान भी उनके साथ नहीं है तो जनता कहां उनके साथ रहेगी। उधर कवासी लखमा के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी घबराई और डरी हुई है, इस कारण से अनाप शनाप बोलने को मजबूर है। कवासी लखमा मंत्री हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए? शराबबंदी हो गई क्या? बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या? आज छत्तीसगढ़ की दुर्दशा जो कर रखी है उस पर बात करें। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच देखिए सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में जनता से जुड़े हर मुद्दे का समाधान निकल गया है? क्या दिग्गजों के दौरे से ही निकलेगा जीत का मंत्र? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। सड़क का वो कर्नाटक में भी थे, वहाँ बजरंगबली को बोले जय बजरंगबली बोलो, पुल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेगा? कवासी लखमा जी मंत्री हैं, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए? शराबबंदी हो गया क्या? बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या? महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ हो गए क्या? आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है उसके बात करें। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। चले तो आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी रण है और जुबानी जंग भी है, और इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कवासी लखमा ने बयान दिया उस पर पलटवार अरुण साव ने किया है। ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव बहुत नजदीक हैं तो दिग्गजों के जो बोल हैं वो भी तीखे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के मन में क्या है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता खुश है या नाखुश है? पहले की सरकारों ने कितना दिया? जो बदलाव हुआ कांग्रेस की सरकार 4.5 साल का हिसाब यदि हम निकालें तो क्या जनता खुश है? और आने वाले समय में क्या? लगातार दौरे हो रहे हैं तो दौरे तो देखिए, चाहे कांग्रेस के दिग्गजों की बात कर लीजिए या बीजेपी के दिग्गजों की बात कर लीजिए, जिस स्टेट में जो भी इलेक्शन होता है वहां तो दिग्गज जाते ही हैं। तो दिग्गजों के दौरे से तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मुद्दों पर यदि बात हो रही है और मुद्दों दौरे के अंतर्गत जब आप पहुंचते हैं और मुद्दों को रख के कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है कि तर्कपूर्ण जो बात सामने आती है तो उससे हो सकता है कि कुछ एक बदलाव देखने को मिले। खैर, ये राजनीतिक दल हैं और इनको जो करना है वो वही करेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शारिक रईस खान हमारे साथ जुड़े हैं। शारिक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले निशिकांत पांडे जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए भी क्योंकि आज जो शुरुआत की है या जो तीखे बोल सुनने को मिले हैं वो कवासी लखमा के मिले हैं, और उनका कहना है कि इतनी जगह आप चले गए, आपके दिग्गज कर्नाटक भी गए थे, लेकिन जनता ने आपको रिटर्न में क्या दिया? जिस बजरंगबली का नाम ले रहे थे उन्होंने तो उल्टा आपको क्या दिया? मतलब भगवान भी आपके साथ नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता तो आपका साथ कभी नहीं दे सकती। कवासी लखमा कैबिनेट मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, लेकिन ना ऐसा लगता है उनके लगातार बयानबाजी से कि वो फिल्मी दुनिया के राजपाल यादव जैसा बिहेव कर रहे हैं। एक तो वो आबकारी के मंत्री हैं और उसके सबसे बड़े ग्राहक भी हैं, तो मुझे लगता है उसी का मतलब प्रभाव रहता है जिसके कारण वैसी ऐसी बातें करते हैं। विषय क्या है? कर्नाटक में हम जरूर हार गए, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत कितना है? 36% ही है। पहले भी 36% था, हम हारे हैं, स्वीकृति है उसकी। हिमाचल भी हमारे, उसकी भी स्वीकृति है, इसमें किसी को दोष नहीं देते हम। लेकिन प्रभु को या भगवान के नाम को लेके अगर इस तरह की राजनीति करनी है, आप ये बताओ ना, 4.5 वर्षों में आबकारी विभाग के अलावा कौन सा विभाग काम किया? आबकारी में तो आपका ईडी ने पोल खोल दिया कि 2000 करोड़ रुपया घोटाला आपने कर लिया।
अब उसमें कवासी लखमा को कितना मिला उनको बताना चाहिए स्पष्ट रूप से कि आपको कितना पाए। विषय क्या है, प्रदेश के संसाधन को लूटा गया। आपने जो घोषणा किया था, घोषणा वीरों, जो धोखा पत्र आपने जारी किया था, उस धोखा पत्र को आप जनता के समक्ष लेके जाओ ना, पूछो ना कि शराबबंदी क्यों नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला, ये सारी सवालें जनता आपसे कर रही है। तो आप जानबूझ के मुद्दों से भटका के अलग विषय पे जाना, कर्नाटक में क्या वो पूरी दुनिया जान गई, उसको आपको रिपीट क्यों कराना? अगर कर्नाटक ही अगर मापदंड है तो मुख्य इलेक्शन कमीशन को आप चिट्ठी लिख दो कि कर्नाटक में भाजपा हार गई, तो उसको मान लीजिए छत्तीसगढ़ में भाजपा हार गई, ऐसा लिख के दे दो, यहाँ चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। बात क्या है, विषय की गंभीरता को समझना नहीं है। प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है अपराध से, सूखे नशे से, उससे उसका कोई रोकथाम नहीं है। ट्रांसफर और पोस्टिंग की बोली लग रही है, तो खुद आपके विधायक शैलेश पांडे कहते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की बोली लगाई जा रही है हमारे प्रदेश में। मुख्यमंत्री के सीएम सचिवालय से इतना बड़ा गबन किया जा रहा है 25 रुपए किलो टन का। तो बात क्या है कि सारी मुद्दे से भटका के जनता को दिग्भ्रमित करना। लेकिन चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्षी भूमिका में है और आने वाले समय में जनता स्वयं इस चुनाव को लड़ने जा रही है। और आपके जितने विधायक के परफॉर्मेंस खराब बताए जा रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि नीतिगत कोई कार्य नहीं हुए, जमीन पे धरातल पे कोई कार्य नहीं हुए, एक सड़क तक का निर्माण आपकी सरकार ने नहीं कर पाई। आत्म आनंद में ये सरकार अभी भी मशगूल है। जी ठीक है, चलिए, बिल्कुल। शारिक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, अभी पहुंच रही है। भाजपा प्रवक्ता महोदय को मैं सुन नहीं पाया क्या बोला, लेकिन आप बताइए किस। हाँ, देखिए, निशिकांत जी ने, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, उन्होंने तमाम चीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप रोजगार की बात कर लीजिए, आप शराबबंदी की बात कर लीजिए, आप और सारे मुद्दों पे बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस और उनके जो दिग्गज हैं या कवासी लखमा है, वो इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की बात करते हैं। कर्नाटक चले जाते हैं, वहां भले ही बीजेपी हारी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है, मजबूत विपक्ष है और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। मुद्दों से कांग्रेस कहीं ना कहीं भटक रही है, इसलिए बेतुके बयान जो है कांग्रेस के दिग्गज देते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया जो निशिकांत पांडे जी ने कहा। शारिक जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कवासी लखमा ने जिस तरीके से कहा है कि कर्नाटक में गए थे, बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे थे, बजरंग बली ने लात मारी, क्या ये बयान उनका ठीक है? आपको लगता है कि इस तरह से एक कैबिनेट के मंत्री हैं वो और उस तरह से उनको कहना चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वाकई में क्या जो बातें आ रही हैं या जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो प्रमाण के साथ विपक्ष कह रहा है कि इन चीजों पर बात नहीं की है 4.5 सालों में सरकार ने, तो इसका क्या जवाब देने के लिए, जनता को जवाब देने के लिए आपके पास कुछ चीजें हैं, रखनी पड़ेंगी? क्योंकि विपक्ष ने जो क्वेश्चंस हैं वो रेज किए हैं। करूंगा, कवासी लखमा एक जमीन से जुड़े हुए बहुत पुराने नेता हैं। वो लगातार उन्होंने चुनाव जीत के अपनी लोकप्रियता सिद्ध की है और ऐसे क्षेत्र से चुनाव जीता है जो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है, जो पहुंच विहीन क्षेत्र है और जहां पर एक समय में बहुत सुविधाओं का और मूलभूत चीजों की बहुत एक तरह से दूर था वो क्षेत्र। उस जगह से कवासी लखमा जी आते हैं और उन्होंने लगातार चुनाव जीतकर अपना क्षेत्र मजबूत किया और इस प्रदेश का भी अभी वो एक मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ ही पत्रकार या किसी ने इस संदर्भ में उनसे पूछा होगा तो उन्होंने बात किया है। और कवासी लखमा जी ने कहीं से कोई बात गलत इसलिए नहीं कही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पर चुनाव न लड़कर इस तरह की बातें उठाती है। और कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र, कलवे में भी आप महाराष्ट्र में घटनाएं देखेंगे कि किस तरह से जो एक समय में एक हफ्ते पहले तक भ्रष्टाचार में जिनको नामजद आरोपी करके अजीत पवार और उनकी पत्नी पे 7,000 करोड़ के घोटालों का आरोप ईडी ने लगाया, 65 करोड़ की उनकी शुगर मिल जब्त की। ऐसे और भी मंत्री हैं, हसन मुशर्रफ हो गए, एक महिला मंत्री बनी, उनके पिता, ऐसे 4-5 लोग जिन पर ईडी 5 दिन तक पहले भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगा रही थी। कल उन्होंने पूरी इज्जत के साथ अपने मंत्रिमंडल में एक चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए, महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए शामिल कर लिया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों से दूर रहती है और दोहरी मानसिकता अपनाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे विकास हो, चाहे किसी भी बात पे। और रही बात छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो कांग्रेस पूरी तरह से जनता के बीच में, जनता से जुड़े मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और हम जो प्रचार प्रसार अपनी योजनाओं का कर रहे हैं, उन योजनाएं पूर्ण रूप से अंतिम व्यक्ति तक उसको प्रदेश के लाभ मिला है। और 100% जो लोग छत्तीसगढ़ में वो सरकारी जो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार है उनकी योजनाओं के दायरे में आए हैं और कहीं ना कहीं
प्रत्यक्ष रूप से उन्हें उनका लाभ मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर मुद्दा विहीन हो गई है। उनके भी केंद्रीय नेता आ रहे हैं, निश्चित रूप से आएंगे। एक बड़ी पार्टी है, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है। 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक राज किया है। और बात करते हैं वो शराब की, तो शराब में 15 साल उन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार के आरोप उनपे भी लगे कि भाई सरकार में बैठे लोग, समुंदर सिंह जैसे लोग जिन पे जांच चल रही, उस समय भी हम विपक्ष ने ईडी से जांच की मांग की थी, लेकिन उस समय तो ईडी ने जांच किया नहीं। चाहे वो नान घोटाले जैसा 36,000 करोड़ का बड़ा घोटाला रहा, एक बड़ा शराब घोटाला रहा हो, और इस तरह से अभी इंदिरा सहकारी प्रियदर्शनी बैंक जिसमें गरीब खातेदारों का, गरीब लोगों की जमा पूंजी को हड़पा गया था, उस घोटाले में उसके मैनेजर ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, दिग्गजों का नाम लिया था। उन सब जिसे अभी माननीय न्यायालय ने फिर से जांच करने का आदेश दिया है। तो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर मारते हुए शोभा नहीं देते। और छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। शारिक जी ठीक है, मैं भी यही बोलती हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो निर्णय देना है वो देगी। जनता बहुत समझदार है। लेकिन अक्सर आप देखिए कि जब भी हम चर्चा में बैठ रहे हैं तो इस तरह की बातें आती हैं। कांग्रेस कहती है आपने किया, आप कहते हो कांग्रेस ने किया। मैं मानती हूं जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि पॉइंट टू पॉइंट यदि आप प्रमाण देते हैं, बता सकते हैं कि घपला घोटाला किसने किया या किसने भ्रष्टाचार किया था, तभी उनको विश्वास भी होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा। क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस ने 4 बातें कह दी, बीजेपी ने 4 बातें कह दी, हो क्या रहा है आरोप प्रत्यारोप। यही आरोप प्रत्यारोप पूरे इलेक्शन में देखते देखते निकल जाएगा। लेकिन निष्कर्ष क्या है ये बड़ा सवाल होता है। क्योंकि घोटाले बीजेपी के शासनकाल में भी हुए, घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में भी हुए। जांच लगातार बड़े बड़े घोटालों की चल रही थी, दोषी किसी को बनाया नहीं गया, न सजा किसी को मिली है। तो ऐसे में हम कैसे मान ले कि कांग्रेस बहुत अच्छी या बीजेपी बहुत अच्छी। अब जनता लेकिन जब इसका निर्णय देगी तब असल में समझ में आएगा कि उसके मन में क्या है। लेकिन फिर भी उनके बीच जाना है, दौरे हो रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता के मन में या उनके दिल में जगह बना पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण हो गया। कुछ कहना चाह रहे हैं निशिकांत जी, बोलिए। जी, आपने जो बात दिखाई बहुत अच्छी बात दिखाई। क्या कार्रवाई की, देखिए जब ईडी ने इन पे कार्रवाई की और बेनामी संपत्ति और लगभग सारे सोने और नगद जब्त किए और लोगों को जेल में भेजा, तो न्यायालय ने अभी तक लगभग 7-8 महीनों के जेल में इसमें कुछ चीजें तो है वहाँ पे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब इन्होंने कहा कि ये शराब घोटाला भाजपा सरकार में हुआ, राखी जी यही बात मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी न विपक्ष में माकूल काम करती है ना सत्ते में। अगर उस वक्त शराब में कोई घोटाला हो रहा था तो आप मुख्य दर्शक बन के क्यों बैठे? अभी जब शराब में इनके लोग अंदर चले गए, उसके बाद इनको ध्यान आया कि भाजपा के कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ। विषय क्या है, इनके पास कहने लायक किसको बचा नहीं। अब देखिए विकास की बात करते हैं। प्रदेश में सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर हम केसर घाटी को क्रॉस करें तो आज 2003 या 4 की स्थिति में वहाँ जाम लगना शुरू हो गया। आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, रिवर्स गियर में डाल दिया है प्रदेश को। प्रदेश के संसाधन को सिंडिकेट बना के लूटने वाले लोग, वो भी सीएम के संरक्षण में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में ये बांगर बिल्ले लोग और अली बाबा 40 चोर वाले तरीके से प्रदेश के संसाधन को पूरे तरीके से लूटा गया। आज भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट क्या है कि हम सिलेंडर नहीं देंगे। 4.5 वर्षों पुराने वादे थे, बोला कि हम सिलेंडर नहीं देंगे, मत दो, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता की बात क्या हुई थी? 3000 करोड़ का सालाना, 10 लाख बेरोजगार। उसके बदले में राखी जी हुआ क्या, एक PMI का आंकड़ा जारी करके इन्होंने बताया 0.1% प्रदेश में बेरोजगार है। तो अब मेरा सवाल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व में है कि जब प्रदेश में बेरोजगार एक भी नहीं है तो 250 करोड़ रुपए की बंदरबांट किसको किया जा रहा है? जब प्रदेश में रोजगार है ही नहीं, आपने आंकड़ा दिया। हम तो लगातार 2.3 उतार थे, लेकिन आपने अब जब आपने 1 लाख लोगों को 2,500 रुपए के हिसाब से पैसा दिया, तो ये बेरोजगार आ रहे कहाँ से? कोई वैकेंसी बल्कि 50 लोगों की 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। क्या ये लोग इटली से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं क्या? कानून व्यवस्था एकदम बद से बदतर हो गई है। श्रीमान आपके विधायक बिलासपुर से सवाल उठाए, DMF की बात जब हम करते हैं आप मानते नहीं हो। आपके प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में ये सवाल उठाते हैं। TS सिंहदेव प्रदेश में सबसे ज्यादा गोबर होने की बात करते हैं। जय सिंह अग्रवाल तत्कालीन कलेक्टर पर आरोप लगाते हैं। ये सारे भंडा को जो हम कहते थे वो आपके स्वयं के भी नेता कर रहे लगातार। शायद इसीलिए मोहन मकान के कद को काटा जा रहा है। जी राकेश।
ठीक है निशिकांत जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप निश्चित तौर पर विपक्ष हैं और जब भी सरकार की किसी भी चीज पर सवाल उठाया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि कौन सी ऐसा मुद्दा है, कौन सी ऐसी योजना है जिसके लिए विपक्ष ने कभी समर्थन किया हो। शराबबंदी की बात उठी है और आरक्षण की बात भी बहुत पहले उठी थी। मुझे लगता है इस बार के इलेक्शन में ये दोनों चीजें रखी जाएंगी और निश्चित तौर पर क्या हो रहा है इसे लेके वो भी देखा जाएगा। यदि शराबबंदी नहीं है और कांग्रेस को काउंटर विपक्ष करता है तो निश्चित तौर पर यह भी देखना होगा कि आपने कितनी भूमिका निभाई है शराबबंदी कराने में, कितनी बैठकें करी हैं सत्ता पक्ष के साथ, कितना आपने उन पर दबाव बनाया है और कितनी चीजें आई हैं सामने, ये भी देखना होगा। दूसरा, आरक्षण को लेकर अब तक क्या हुआ, ये मैं देखिए इसलिए नहीं पूछ रही हूं कि मैं आपकी खामियां निकाल रही हूं, लेकिन ये दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे छत्तीसगढ़ के लिए। क्या विपक्ष ने एक बार भी उतनी इंपॉर्टेंस दिखाई? राखी जी, साधुवाद, आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया। शराबबंदी में रोड मैप क्या है? अगर आपको जन जागरण करने की जरूरत थी तो आपने नशा मुक्ति केंद्र कितना खोला, दुकानें कम करने की जाए बढ़ाया क्यों आपने? देखिए, हमारी सरकार के खिलाफ में हम दुकानें कम करने के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, इनको उससे अवैध कमाई करनी थी और एक सिंडिकेट बना के इतना बड़ा घपला किया नहीं हुआ। आपने जो आरक्षण की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, आरक्षण में इन्होंने 2 लोगों को वोट भेजा, अपनी पार्टी के लोगों को, उसके ऊपर उनको लाल बत्ती से नवाजा गया। ये प्रदेश की जनता खास करके आदिवासी वर्ग के जो युवा और बाकी समाज के लोग आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको लाल बत्ती से क्यों नवाजा गया है। उनको प्रोत्साहित करते हैं आरक्षण को खत्म करने के बाद, और जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमने नया एक फॉर्मूला लाया है। जब फॉर्मूला लाया है तो उसका डिटेल मांगते हैं, क्वांटिफाइबल डाटा कि आप पटल कर दो, तो क्वांटिफाइबल डाटा ये देते नहीं। आप देखिए, इनके मनसा में काला है, इनके दिल में काला है, इस कारण से ये क्वांटिफाइबल डाटा आज तक पटल पे नहीं दिया। हमारे विधायकों ने और वरिष्ठ नेताओं ने इसे मांग की, उसी तरह से काम करोगे। तो विषय क्या है? जनता को गुमराह करना, विपक्षों को गुमराह करना और राजभवन को ले आना राजनीति अखाड़े में। आपकी मनसा स्पष्ट थी, तो इस क्वांटिफाइबल डाटा को डिस्क्लोज करने में समस्या क्या थी? नहीं, ठीक है निशिकांत जी ठीक है, लेकिन राजभवन इसलिए तमाम चीजों में आ गया क्योंकि जब चीजें वहां गई हैं वो वहीं जाकर रुक गई। विपक्ष को भी कई बार बोला गया कि वो भी अपनी तरफ से थोड़ा चले जाएं, वहां पे बात कर लें। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई कि इस पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल को लाया क्यों गया। हालांकि ये मेरी चर्चा का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा इलेक्शन में, निश्चित तौर पर लोग इसे भूलेंगे नहीं, इसलिए इस बात को उठाया है। खैर ठीक है, शारिक जी, बहुत सारी बातों पर मैंने अभी निशिकांत जी से बात करी है और बहुत सारे सवाल उन्होंने रेज किए हैं, उसके जवाब इन्होंने जो एक कांग्रेस की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया कि बेरोजगारी भत्ते के ऊपर, तो बेरोजगारी भत्ते में कांग्रेस की नियत और नीति दोनों ही साफ रहती है। भाई, कोरोना काल में 2 साल इस प्रदेश के एक संघर्ष करते हुए आर्थिक रूप से, चाहे लोगों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में बहुत ज्यादा वित्तीय भार आया था, लेकिन हमने जो बोला था, हमारी मंशा जनता के लिए थी, उसे हमने लागू किया और निश्चित रूप से आज बेरोजगारों को प्रदेश के 3-3 किस्तें मिल चुकी है और आगे भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही, हमें तो 4.5 साल, जिसमें से 2 साल कोरोना में निकल गए, 2-2.5 साल के अल्प कार्यकाल में हमने इतना किया। और रही बात, ये तो उसी तरह की बात है जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने 4 सालों में 82 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया, और एक तरफ वो बोलते हैं कि लोगों का आर्थिक विकास हुआ, लोगों की आय बढ़ी है, और वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि 82 करोड़ लोग जो चावल दाल खरीदने के योग्य नहीं थे, हमने उनको दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर का चाहे नेतृत्व हो, चाहे नीचे का नेतृत्व हो, जनता को एक भ्रम फैलाने का काम करता है, लोगों को वर्गलाने का काम करता है। और यही जो बातें हैं, ये कांग्रेस पार्टी अपनी सच्चाई के साथ में और जो जनता के लिए वास्तव में जो कार्य हुए हैं, और सड़कों की बात कर रहे हैं, ये खुद भी एक जागरूक नेता है। और नहीं तो सूचना का अधिकार वो भी कांग्रेस की सरकार आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, जो उसका लाभ उठा ले और देखे कि 2018 चुनाव के बाद से कितनी सड़कों का निर्माण हुआ। अब इनके साथ तो यही बात हो गई कि जैसे ये बात होती है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने से पहले ना यहाँ सड़क थी, ना बिजली थी, ना कंप्यूटर था, ना गाड़ियां थी। तो इस तरह की बातें आज मैंने पहले ही बताया है कि जनता समझ चुकी है कि किसकी सरकार में उन्हें योजनाओं का प्रत्यक्ष फायदा हो रहा है और किसकी सरकार एक झूठ और लबारी जो बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, उस पे चलती है। आज उनके केंद्रीय नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्री, वो ये नहीं बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनके विभाग ने क्या किया। राजनाथ सिंह बोलते हैं कि हमने यहाँ पे नक्सलवाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया है।
और इनके गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। तो पहले ये तय करें कि राजनाथ सिंह सही बोल रहे हैं कि अमित शाह जी सही बोल रहे हैं। तो इनकी जो भ्रामक बातें रहती है वो जनता भी समझ रही, जब आप और हम समझ रहे हैं तो जनता भी समझेंगे। इसी तरह हर योजनाओं में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक खुला तांडव मचाया था, आज वो भ्रष्टाचार के इनके हर चीज हर राज्य के लिए स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जाती है और उनके राजनीतिक सहयोगों के माध्यम से यहाँ पर एक भ्रम जाल इतने हजार करोड़। शायद जी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है, प्रामाणिकता के साथ में हो जाए, माननीय न्यायालय उस भ्रष्टाचार को सिद्ध करके जो आरोपित है उनको सजा दे दे तो वो जरूर माना जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अभी आरोपित हुआ, मैंने कहा कि दिल्ली से लिखी गई स्क्रिप्ट। राखी जी, मैं अपनी बात पे पूछ गया। एक मिनट निशिकांत जी। चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी जो 4.5 साल ये घर में अपने एक तरह से सोए पड़े थे, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए इन्होंने, 2 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, इनको यहाँ अपनी नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्षमता योग्यता पे भरोसा नहीं है कि कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार के खिलाफ लड़ाई। ठीक है, मुझे एक बात का जवाब तो मिल गया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अक्सर चर्चाओं में मैं ही रहती हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं, 100% कोई नहीं देता। 100% आप कह दो कि भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सीधे सीधे तो जिम्मेदार है या उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा उसकी गलती है, लेकिन वो जो चेन है ना, छोटे से नीचे से ऊपर तक जो काम करते हैं, किस किस को देखेंगे, उनको देख के ही यदि हम दोषी साबित करने लगे और सजा देने लगे तो शायद ये चीजें रुक जाएं। लेकिन ये करने की इच्छा शक्ति भी तो हो, इसको खत्म भी तो कर पाए, इस चेन को तो तोड़ पाए, और विपक्ष में भी इतनी मजबूती हो कि वो उस चेन को सामने ला दे कि ये दोषी है, तब तो माना जाएगा। चलिए निशिकांत जी, अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से। जी, अभी बता से हमारे मित्र की लिखी हुई है दिल्ली से। अरे भाई साहब, जब हमारी सरकार थी तो दिल्ली में आपकी सरकार थी, कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं चलता। आपके यहाँ ये जरूर है कि उप मुख्यमंत्री भी लेटर हेड में बनाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं होता। विषय क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने भ्रष्टाचार से। तो मैं आपसे पूछता हूँ, राखी जी आपके माध्यम से पूछता हूँ, इसमें कोई जाति पॉलिटिक्स नहीं है ना? सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी कोयला के मामले में जेल में है और ईडी ने उनसे जो समन डिस्क्लोज करना था वो हाई कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया था दिया है। अब ये बताइए, प्राइमा फेसिया हाई कोर्ट ने बोला कि वो दोषी है, क्या ये सादिक जी बता पाएंगे कि वो दोषी है कि नहीं है? आप बोल सकते हैं प्रदेश की जनता की संसाधन को लूटने वाले लोगों के बारे में। शारिक जी बोलिए, क्योंकि समय भी हो गया। आप उल्टा क्या करते? रुको ओ भाई सादिक जी। निशिकांत जी, एक मिनट, वो जो आपने पूछा उसका जवाब देने दीजिए, क्योंकि समय हो जाएगा फिर वो पता नहीं चलेगा। इनकी सरकार में भी अधिकारी रहे थे जो सुपर सीएम जिन्हें कहा जाता था, अमन सिंह, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। आबकारी में एक अधिकारी थे समुंदर सिंह, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। तो लेकिन जांच और भ्रष्टाचार के आरोप और प्रमाणिकता में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। जब यह आरोप प्रमाणित हो जाए, माननीय न्यायालय को साबित उस आधार पे आरोपी को सजा दे दे, तब एक दूसरी बात होती है। चलिए, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। निशिकांत जी, मैं क्योंकि समय हो गया है, मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है कि मुझे लगता है आप भी समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, यदि हमें किसी को बचाना है या हम प्रॉपर चीजें नहीं दिखा रहे हैं, कहते हैं ना ढीला रवैया अपनाना, तो वो जांच चलती ही रहती है, मामला सालों तक चलता है। और जब हमें मौका मिल जाता है कि हमें किसी की काट करनी है तो उस पर हम सारे प्रमाण के साथ सबूत दे देते हैं और वहां सजा भी हो जाती है। तो ये तो राजनीति का एक हिस्सा हो गया है, पर ये ठीक नहीं है, सियासत की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनता फिर इसका जवाब इलेक्शंस में देती है। खैर, चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हो गया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी रण है, जुबानी जंग है, बहुत कुछ तीखे बोल दिग्गज बोल रहे हैं। आने वाले समय में और भी ऐसी चीजें हमारे और आपके सामने आएंगी, लेकिन बड़ा निर्णय सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता देगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।